गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं समास, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और स्पेशली जो क्लासेस हैं 6 टू 10th में भी पूछे जाते हैं। तो आज हम करेंगे समास। समास करने से पहले मैं आपको बता दूं कि समास करना मतलब जो पहले का पैटर्न था, एग्ज़ाम पैटर्न था, उसमें समास को सिर्फ समझ लेना, उसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेना ही काफ़ी था। बट आज का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, चाहे वो 10th क्लास का है, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का है, तो वहाँ पर बहुत डीप से पूछा जाता है। जो समास है उसको घुमा फिरा कर पूछा जाता है। समास की डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। पहले डेफिनेशंस नहीं पूछी जाती थी। जो ग्रामर टॉपिक है उनकी डेफिनेशन पूछी जाती है। डेफिनेशन के रिगार्डिंग 4 लाइनें दे दी जाती है कि इनमें से कौन सी डेफिनेशन सही है। इसलिए बदलते पैटर्न को मद्देनज़र रखते हुए हम समास को उसी तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर पूछ लिया जाता है, पहले की तरह नहीं कि कोई भी एक वर्ड दे दिया और पूछ लिया कि इसमें कौन सा समास है। इसलिए हम समास को बहुत अच्छे से करेंगे। लास्ट में मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस तरह के समास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। साथ के साथ वो भी आप सुनिएगा। जब जो लास्ट है उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी, जिससे आपको पता लगेगा कि आपने जो समास सीखे हैं वो आपको आए भी हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समास शब्द समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। यानी जो शब्द होते हैं संक्षिप्त होते हैं, छोटा करना। किसी भी बड़ी चीज़ को क्या करना, छोटा करना। तो शब्दों के समूह, जो शब्दों का समूह होता है उसको छोटा करना यानी संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। पहले हम समझ लेते हैं आत्मीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र या समस्त पद बनता है उसे शब्द को सामासिक पद कहते हैं। अब इसको मैं इजी भाषा में आपको समझा दूंगी, लेकिन ये डेफिनेशन आपके लिए पढ़ना या समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको जब एग्ज़ाम में दी जाएगी तो डायरेक्ट ऐसे ही शब्दों में डेफिनेशन दी जाएगी। ऐसे जो जैसे नॉर्मली हम सामान्य तौर पे बोलते हैं वैसे डेफिनेशन नहीं दी जाएगी। अगर आप सामान्य तौर पर जो डेफिनेशन सुनते हो या समझते हो उसको फिर समझ पाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है एग्ज़ाम में। तो आप एक बार फिर से इसको पढ़िएगा। दो या अधिक शब्दों यानी कि पदों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र समस्त पद बनता है उस शब्द को सामासिक पद कहते हैं। तो पूछा जा सकता है कि सामासिक पद किसे कहते हैं। अभी जो 10th क्लास है उसमें तो जो एमसीक्यू है वो भी ख़त्म कर दिए गए। वहाँ तो आपको रिटन फॉर्म में लिखनी होती हैं, तो ये आपको आनी चाहिए डेफिनेशंस। समास में कम से कम दो पदों का योग होता है। वे दो या अधिक पद एक पद हो जाते हैं। यानी कि समास में कम से कम दो तो होने ही होने चाहिए। दो पदों का होना तो आवश्यक ही है। दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन सभी मिलकर क्या बन जाते हैं, एक पद का काम करते हैं। उसे एक पदीय भाव समास कहते हैं। यानी कि उसे एक पदीय भाव यानी कि वो एक ही पद का काम करता है। जैसे कि दाल रोटी, दाल और रोटी, अगर उसको दाल और रोटी उसका विग्रह हो जाता है, वो दो चीज़ें बता रहा है, लेकिन दाल रोटी एक ही पद का काम करता है। समास में समस्त होने वाले पदों का विभक्ति या प्रत्यय लुप्त हो जाता है। समास में समस्त यानी कि जब विग्रह करते हैं तो उसमें विभक्ति और जो बीच के चिन्ह हैं जैसे कि और, जो, जैसा, वो आपके सामने आ जाते हैं। और अगर वो एक पद में कन्वर्ट होते हैं, बदलते हैं, तो विभक्ति चिन्ह का जो है वो लुप्त हो जाते हैं। आगे देखिए समास। समास में आपको क्या ध्यान रखना है, समास में दो पद होते हैं। आपको पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि समास में कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। पूर्व पद जो पहला पद होता है, उत्तर पद जो दूसरा पद होता है। नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। जैसे कि देखिए कर कमल, कर क्या है, हमारा पहला पद है।
कमल क्या है? दूसरा पद है। तो प्रश्न में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कर कमल देकर कि इसमें से उत्तर पद कौन सा है? तो आपको होना चाहिए कि जो कमल है वो उसका उत्तर पद है। पूर्व पद कौन सा है? कर, वो उसका पूर्व पद है। और समस्त पद कैसे बनता है? जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा अभी कि जो विभक्ति चिन्ह खत्म हो जाते हैं, जो अन्य शब्द संबंध बोधक शब्द खत्म हो जाते हैं, वो समस्त पद बन जाता है। जैसे कि देखिए कर कमल, ये हमारा समस्त पद है क्योंकि इसमें से विभक्ति चिन्ह लुप्त हो गए हैं। लेकिन कर रूपी कमल, ये इसका समास का विग्रह रूप है, यानी कि यहाँ पर जो विभक्ति चिन्ह है, जो योजक चिन्ह है, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। समास में समस्त पद और समास विग्रह दो प्रक्रिया होती हैं। समस्त पद विभिन्न शब्दों के समूह को संक्षिप्त करके बिना शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। देखिए इजी भाषा में तो मैंने आपको बता दिया कि जब विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है तो वो समस्त पद बन जाता है। अब आपको डेफिनेशन भी ज़रूर पता होनी चाहिए। विभिन्न शब्दों के समूह को संक्षिप्त करके बना शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। समास विग्रह क्या कहलाता है? सामासिक पद, यानी कि सामासिक पद हमने ऊपर पढ़ा है, सामासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। सामासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। समास और संधि में क्या डिफरेंस है? संधि में जहाँ दो वर्णों का मेल होता है, वही समास में दो शब्दों का मेल होता है। जब आपके ऊपर जैसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि मुख चंद्र, मुख और चंद्र, यहाँ दो शब्द हैं, दोनों का मेल हुआ है तो समास का समस्त पद बना है। और लेकिन संधि के अंदर क्या होता है? संधि के अंदर होता है जैसे विद्या प्लस आल्य, तो विद्या, विद्या के लास्ट में जैसे आ आता है, आ, और आल्य में भी आ आता है, तो आ प्लस आ मिलकर आ बन जाता है, यानी आ की मात्रा बन जाती है, दीर्घ संधि। तो इस तरीके से वो संधि हो जाती है। वहाँ पर वर्णों का मेल होता है, यहाँ पर शब्दों का मेल होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। समास के भेद देख लीजिए। समास के भेद कितने होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से जो समास के भेद होते हैं वो 4 होते हैं, और वो मैं आपको बताती हूँ किस प्रकार से। जैसे अव्ययी भाव समास, आपको साथ के साथ बता रही हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अव्ययी भाव समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है। उसके बाद आता है तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। उसके बाद आता है द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और उसके बाद आता है बहुवरी समास जिसमें थर्ड पर्सन यानी कि अन्य पद प्रधान होता है। जो कर्मधारय समास है और द्विगु समास है, साथ में नए तत्पुरुष समास है, ये सब तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं समास के। अव्ययी भाव समास जिसमें पहला पद प्रधान है, तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान है, द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान है, बहुवरी समास जिसमें अन्य पद प्रधान है। और तत्पुरुष समास के 3 भेद है, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास और द्विगु समास, और साथ में न्याय तत्पुरुष समास जो इसमें नहीं दिया गया है, जो मैं आपको लास्ट में करवाऊंगी। न्याय तत्पुरुष समास बहुत इंपॉर्टेंट समास होता है, लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्याय तत्पुरुष समास पूछा जाता है। आगे देखिए अव्ययी भाव समास क्या होता है वो देख लेते हैं हम। अव्ययी भाव समास, इस समास में पहला या पूर्व पद हमने पढ़ा है कि पहला पद होता है, पूर्व पद अव्यय होता है। अव्यय क्या होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है, यानी कि अव्यय का ही अर्थ होता है वही प्रधान होता है, क्योंकि पूर्व पद प्रधान है। अव्यय के संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाता है, यानी पूरा पद ही अव्यय बन जाता है। इसमें पूरा पद प्रधान होता है। अव्यय क्या होते हैं? जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव न पड़े। जो जैसे कि लिंग कारक के अकॉर्डिंग जैसे हम कहते हैं कि राम धीरे धीरे चलता है। अब जो राम है वो धीरे धीरे चलता है। अब यहाँ पर हमने संज्ञा बदल दी, लिंग बदल दिया, हमने राम का क्या कर दिया? सीता। हमने कहा सीता धीरे धीरे चलती है। अब धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं आया है, संज्ञा के साथ, यानी कि राम
की जगह सीता हुआ तो क्रिया बदल गई। राम धीरे धीरे चलता है, यहाँ क्रिया पुल्लिंग है। सीता धीरे धीरे चलती है, यहाँ क्रिया स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर क्रिया पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन धीरे धीरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि ये अव्यय है। तो अव्यय वो होते जिन पे लिंग, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपरिवर्तित रहे, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। अव्यय की भी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी गई है, तो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से समास में अव्यय का इस्तेमाल होता है, तो आपको पता होना चाहिए अव्ययी भाव समास में अव्यय का इस्तेमाल होता है। इस समास में ये हम पढ़ ही चुके हैं कि पहला और पूर्व पद अव्यय होता है। तो ये आपकी हो गई डेफिनेशन, जो आपको ज़रूर आनी चाहिए। अव्ययी भाव समास के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, पूर्व पद अव्यय है और उत्तर पद आपको बता रखा है, जैसे आ प्लस में जन्म, और समस्त पद बनता है आ जन्म, और विग्रह बनता है जन्म से लेकर। तीनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। पूर्व पद आ है, उत्तर पद जन्म है, समस्त पद आ जन्म है, और विग्रह है जन्म से लेकर। आप एक ट्रिक होती है अव्ययी भाव समास को याद रखने की। अगर चाहें तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि जिससे पहले आप या तो इसे अव्यय समझ लीजिए, या ये समझ लीजिए कि उपसर्ग आते हैं, जिनसे जिन शब्दों में उपसर्ग का इस्तेमाल होता है वो अव्ययी भाव समास में आ जाते हैं। जैसे कि देखिए, आ, अनु, भर, और भी बहुत सारे, जैसे कि प्रति, बे, और इसी तरह से बहुत सारे उपसर्ग हैं। तो वो नी, से परिवार हो गया जैसे, और नी संधे, और आ हमने कर ही लिया है। तो इस तरह के जितने भी उपसर्ग हैं वो सारे कहाँ आते हैं, अव्ययी भाव समास में आते हैं। आप ये ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं अव्ययी भाव समास को याद रखने के लिए। दूसरा, एक हमने कर लिया कि सारे उपसर्गों से संबंधित समास होते हैं वो अव्ययी भाव समास में आते हैं। और दूसरा हमें याद रखना है, वर्णों की आवृत्ति जिसमें होती है वो भी अव्ययी भाव समास में आते हैं। जैसे कि हाथ, हाथों, हाथ, हाथ ही हाथ में, घर घर, घर ही घर में, और कह सकते हैं घर ही घर में, हर गली, हाँ, गली गली, हर गली। तो इस तरह के जो वर्णों की आवर्ती वाले समास है वो भी अव्ययी भाव समास में आते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स है, देख लीजिए। यथा संभव, यथा संभव, जैसा संभव हो। अनुरूप, रूप के योग्य, यानी रूप के अनुसार। अनुरूप को रूप के अनुसार भी बोल सकते हैं। भर पेट, भर पेट, पेट भर के। और हाथ हाथ, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। कुछ एग्जाम्पल सोर्स है और हैं, यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा कर्म, कर्म के अनुसार। हर रोज, हर रोज, रोज रोज। रात, रातों रात, रात ही रात में। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। बे, देखिए बे उपसर्ग आ गया, प्रति आ गया, बेशक, शक के बिना, नी आ गया, निडर, डर के बिना, नी संधे, संधे के बिना, प्रतिवर्ष, हर वर्ष। इस तरह से जो उपसर्ग है वो सारे अव्ययी भाव समास में इस्तेमाल होते हैं। ये एक ट्रिक है याद रखने की। आप इसे डेफिनेशन में नहीं लिख सकते कि जिन शब्दों के साथ उपसर्ग इस्तेमाल होते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते। आप डेफिनेशन में अव्यय ही बताएंगे कि जो अव्यय इस्तेमाल होते हैं वही क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास होते हैं। आगे देखिए, कर्मधारय समास। ये जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो कर्मधारय समास है वो हमारा भेद है किसका, तत्पुरुष समास का। इसलिए हम इसमें ये नहीं कहते कि पूर्व पद प्रधान होता है या द्वितीय पद प्रधान होता है, क्योंकि तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। तो इसमें क्या किया गया, कर्मधारय समास की परिभाषा देख लीजिए। वह समास जिसका पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा पूर्व पद यानी कि पहला पद एवं उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध होता है, वह कर्मधारय समास कहलाता है। मैं आपको दोनों चीज़ बताती हूँ कि विशेषण और विशेष्य क्या होता है, उपमान और उपमेय क्या होता है। काफ़ी बार एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन देकर ये पूछ लिया जाता है, इसमें उपमेय कौन सा है और उपमान कौन सा है, समास विग्रह करके उपमेय और उपमान बताइए। तो आपको पता होना चाहिए। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, क्योंकि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और ये उसी का भेद है। एवं विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के समान
है जो, रूपी में से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है। तो आपको ये भी ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप समास का विग्रह करके देखेंगे और आपको लगता है ये कर्मधारय समास है, तो आपको पता होना चाहिए कि कर्मधारय समास के विग्रह में कौन से शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो आपको याद रखना है के समान, है जो, रूपी और जैसे, जैसे भी शब्द का इस्तेमाल होता है तो वो भी आप याद रखना। मुख चंद्र, मुख जैसा, चंद्रमा जैसा, मुख, तो जैसा जैसा भी आपको याद रखना है। ये 4 शब्द आपको याद रखने, 3 लिखे हुए, एक मैंने आपको बता दिया है। आगे देखिए एग्जाम्पल कर्मधारय समास। नवयुवक, नव है जो, युवक। पीतांबर, पीत है जो, अंबर। अब देखिए इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो पद है वो विशेषण है और कौन सा पद है जो विशेष्य है, कौन सा उपमेय है और कौन सा उपमान है। अब देखिए इसमें आपको मैं दिखाती हूँ कि जैसे कि पीतांबर, पीत का मतलब होता है पीला, और अंबर आसमान। ये जो अंबर है ये क्या है, विशेष्य है, और पीत है वो क्या है, पीत है वो विशेषण है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पीत विशेषण है और अंबर विशेष्य है। विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। यहाँ पर अंबर की विशेषता बताई जा रही है। पीत क्या है, पीला, यानी कि ये विशेषण है। तो आपको ये याद रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है एक एग्जाम्पल देकर, जैसे पीतांबर की, उसमें से विशेषण और विशेषक कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेषण, या पूछा जा सकता है कि इसमें विशेषण या विशेष्य का इस्तेमाल हुआ है या उपमेय या उपमान का। तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि परम है जो ईश्वर, यहाँ पर ये ईश्वर की विशेषता बता रहे हैं। ये ईश्वर विशेष्य है और परम क्या है, विशेषण है। वैसे ही देखिए नीलकमल, नीला, नीला है जो कमल, कमल की क्या विशेषता है, वह नीला है, ये विशेषण है नीला, और कमल क्या है, विशेष है। अब कनक लता, कनक सी लता। अब इसमें देखिए कनक लता, कनक सी लता, यहाँ पर उपमेय और उपमान की बात की गई है। जैसे कि उपमा अलंकार आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा सा सी का जहाँ इस्तेमाल होता है वो उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो कनक की सी लता, यहाँ उपमा अलंकार वो उपमा दी गई है, यानी उपमेय उपमान। अब आपको पता होना चाहिए उपमेय उपमान होता क्या है, जिसकी तुलना की जाती है। यहाँ पर कनक सी लता, यानी कनक क्या होता है, सोने के समान, ठीक है। तो यहाँ पर लता है, लता क्या है, उपमेय है, क्योंकि इसकी तुलना की गई है। किससे की गई है, उपमान से। किससे, कनक से। तो यहाँ पर कनक उपमान है और जो लता है वो क्या है, उपमेय है। तो आपको ये याद रखना है कि कैसे इस चीज़ को और समझ सकते हो कि उपमेय उपमान, जिसकी तुलना की जाती है, यानी लता की तुलना की गई है तो ये उपमेय है, और किससे तुलना की गई है, कनक से। जिससे तुलना की जाएगी वो क्या होगा, उपमान होगा। जैसे कि चंद्रमुख, मुख क्या है, उपमेय है, और चंद्र क्या है, उपमान है, क्योंकि मुख की तुलना की गई है किससे, चंद्र से, चंद्रमा से तुलना की गई है, इसलिए चंद्रमा क्या होगा, हमारा उपमान होगा। यानी उपमा दे देना, किसी को किसी शब्द चीज़ की उपमा दे देना कि तुम तो उसके जैसे दिखते हो। तो मतलब आप क्या है, उपमा है, उपमेय है, और जिसके जैसे आप दिखते हो, आपको बताया गया कि आप उसके जैसे दिखते हो, वो आपकी का क्या है, उपमान है। तो ये आपको याद रखना है। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, ठीक है। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, यहाँ पर के समान आ गया है। मुख चंद्र की तुलना मैंने आपको बता दी है। जिस समास में, अब यहाँ पर हम देखिए तत्पुरुष समास कर रहे हैं, कर्मधारय तत्पुरुष समास का ही एक भेद है, इसीलिए उसमें उत्तर पद प्रधान है। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक चिन्ह, जैसे कि आपने कारक अगर पढ़े होंगे तो 8 कारक होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, कर्म से, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि कारक 8 होते हैं, जबकि तत्पुरुष समास में सिर्फ 6 कारक इस्तेमाल होते हैं।
पहला कारक कर्ता ने इस्तेमाल नहीं होता और अंतिम कारक संबोधक बोधक। आगे देखिए, ये हमने कर लिया। तुलसी नहीं, तुलसीकृत, तुलसी से कृत, शराहत, शर से आहत, राह खर्च, राह के लिए खर्च, राजा का कुमार, राजकुमार। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, ध्यान से देखिए। ये तत्पुरुष समास के अलग भेद हैं, यानी कि एक ही तत्पुरुष समास को 6 भेदों में डिफाइन किया गया है, जबकि जो वो भेद है कर्मधारय समास, द्विगु समास, नए तत्पुरुष समास, वो उसके उपभेद हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद है, जैसे कि कर्म तत्पुरुष, चिड़ी मार, गगनचुंबी, यश प्राप्त। कर्म तत्पुरुष समास है, चिड़ी मार, गगनचुंबी, यश प्राप्त। अब यहाँ पे देखिए कर्म में कौन सा जो वो परसर्ग है वो इस्तेमाल होता है, कर्ता ने कर्म को, चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी को मार, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। करण तत्पुरुष समास, तो यहाँ पर कौन सा है, से तत्पुरुष से जो कारक है वो इस्तेमाल होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है, 2 से इस्तेमाल होते हैं करण तत्पुरुष समास और अपादान तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास का मतलब होता है किसी चीज का माध्यम। यहाँ पे कारक भी आपका क्लियर होता है कि जब आप कोई काम करते हो और किसी भी वस्तु के द्वारा उस काम को करते हो, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं साइकिल से स्कूल जा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर जाने का जो काम कर रहे हो वो किसके माध्यम से कर रहे हो, किसकी सहायता से, साइकिल की सहायता से, तो ये करण तत्पुरुष समास है। चाकू से सब्जी काटना, पेंसिल से लिखना, ये करण तत्पुरुष समास है। जबकि अपादान तत्पुरुष में जो से इस्तेमाल होता है वो होता है या तो डर का भाव, मैं छिपकली से डरता हूँ, तो यहाँ पर जो से इस्तेमाल हुआ है वो करण तत्पुरुष समास है। घृणा के लिए, मैं उससे बहुत नफरत करता हूँ, ये जो से है वो अपादान दान तत्पुरुष समास है। शर्माने के लिए, दुल्हन, मैं लोगों से बहुत शर्माता हूँ, ये जो से है वो अपादान तत्पुरुष समास है। तुलना के लिए, राम श्याम से बड़ा है, तो यहाँ पर भी अपादान तत्पुरुष समास है। अलग होने के लिए से का इस्तेमाल होता है। पेड़ से पत्ते गिरना, यानी जो पत्ते वो पेड़ से क्या हो गए, अलग हो गए, ये भी अपादान तत्पुरुष समास है। तो आपको ध्यान रखना है, जो से माध्यम के लिए इस्तेमाल होता है वो करण तत्पुरुष समास है। जिस से में बाकी भाव, घृणा का भाव, डर का भाव और अलग होने का भाव इस्तेमाल होता है, या शर्माने का भाव पता लगता है, तो वो अपादान तत्पुरुष समास है। तो देखिए करण तत्पुरुष समास, आचार कुशल, आचार से कुशल यानी व्यवहार से कुशल। तुलसीकृत, तुलसी से कृत यानी तुलसी द्वारा कृत। हस्तलिखित, हाथ से लिखित, हाथ द्वारा लिखित। यहाँ पर ये माध्यम बता रहे हैं कि जो चीज़ है वो किस माध्यम से बनी है। संप्रदान तत्पुरुष के लिए, रसोई घर, रसोई के लिए घर, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, और सभा भवन, सभा के लिए भवन। अपादान तत्पुरुष समास, देश निकाला, देश से निकाला, यहाँ अलग होने का भाव है। काम चोर, काम से चोर यानी काम की चोरी, जो काम से चोर। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। भयभीत भी इसमें आता है, भय से भीत। तो आपको ध्यान रखना है इस तरह के जो समास है। संबंध तत्पुरुष समास, विद्या अभ्यास, विद्या, यहाँ पर संबंध बताया गया, का के की का हम इस्तेमाल करते हैं संबंध तत्पुरुष समास में। विद्या अभ्यास, विद्या का अभ्यास, राजभवन, राजा का भवन, सेनापति, सेना का पति। अधिकरण तत्पुरुष समास, जिसमें में और पर का इस्तेमाल होता है, किसी चीज़ का अंदर होना और किसी चीज़ का, वस्तु का किसी के ऊपर होना। तो यहाँ पर बताया गया है, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, नरोत्तम, नरों में है जो उत्तम, और यानी कि ये नर में उत्तम, ये उसमें भी आ सकता है, कर्मधारय समास में भी आ सकता है, नरों में है जो उत्तम, तो और नर में उत्तम, तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। लोकप्रिय, लोगों में प्रिय। तो इस तरह से ये तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, आपको ध्यान रखना है। तत्पुरुष समास, अब आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स इसमें दिए गए हैं तत्पुरुष समास के। वन गमन, वन को गमन, तो को आ गया तो कौन सा, कर्म तत्पुरुष समास। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, ये भी कर्म तत्पुरुष समास। मन चाहा, मन से चाहा,
करण तत्पुरुष समास, व्याकुल, भय से आकुल, तो ये भी किस में आ गया, यहाँ पर जो आकुल होने का माध्यम है वो क्या है, भय। अगर भय से भीत यानी भय से भयभीत आता है तो वो आपका अपादान तत्पुरुष में आता है, भय से भीत, डर से डरा हुआ। ठीक है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, संप्रदान तत्पुरुष समास, स्नानाघर, स्नान के लिए घर, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, अपादान तत्पुरुष समास, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, भारत रत्न, भारत का रत्न, संबंध तत्पुरुष समास, देश प्रेमी, देश का प्रेमी, वनवास, वन में वास, अधिकरण समास, आप बीती, आप पर बीती, अधिकरण समास। नेक्स्ट है द्विगु समास, जो कि भेद है तत्पुरुष समास का ही। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। जिस समस्त का पद पूर्व पद संख्यावाची हो, ये याद रखना है, वह पद क्या कहलाएगा, द्विगु समास कहलाएगा। यानी कि विशेषण इसमें भी इस्तेमाल हो रहा है और कर्मधारय में भी, लेकिन वहाँ पर विशेषण विशेष्य का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर संख्या होनी ज़रूरी है, तो ये आपको याद रखना है। सप्ताह, 7 दिनों का समाहार, सप्ताह क्या होता है, 7 दिनों का समाहार। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, सप्त सिंधु क्या होता है, 7 सिंधुओं का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। अब देखिए पैरों का समूह, त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार, तिरंगा, 3 रंगों का समूह, ध्वनि, 2 आनों का समाहार। आगे देखिए द्वंद्व समास। अब यहाँ पर रखना है द्वंद्व समास, आप कैसे याद रख सकते हैं, पहला कि कौन से में कौन सा पद प्रधान है, पहला याद रखिए अव्ययी भाव समास होता है तो उसमें पहला पद प्रधान होता है। दूसरा तत्पुरुष समास होता है उसमें दूसरा पद प्रधान होता है। तीसरा द्वंद्व समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। चौथा बहुव्रीहि समास होता है जिसमें अन्य पद प्रधान होता है। और जो कर्मधारय समास है और द्विगु समास है और नए तत्पुरुष समास है वो भेद है, किसका भेद है भाई, वो तत्पुरुष समास का, इसलिए उसमें दूसरे ही पद के प्रधानता होती है। तो जिस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो या दोनों पद समान हो, या दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद समान होंगे, दोनों पद विलोम भी हो सकते हैं, एवं दोनों पदों का मिलाते समय और अथवा या एवं आदि योजक लुप्त हो जाएं, वह समास द्वंद्व समास कहलाता है। एक बात याद रखिएगा कि द्वंद्व समास में हमें और याद रहता है कि जब विग्रह करना है तो और लगाना है, लेकिन क्वेश्चंस आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है अगर आप द्वंद्व समास में सिर्फ और लगाकर विग्रह कर देते हैं और वहाँ और ना लगे। जैसे कि आपको कहा जाए दाल रोटी, तो दाल और रोटी में आपका और आना सही है, लेकिन आप लिख देते हो, आपको समास दिया जाए चाय कॉफ़ी, और तो आपको चाय और कॉफ़ी लिखना आपका समास गलत हो जाता है। द्वंद्व समास वहाँ पर चाय या कॉफ़ी, क्योंकि चाय और कॉफ़ी नहीं होगा, चाय या कॉफ़ी विकल्प में आता है, इसलिए वहाँ पर आपको या का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए द्वंद्व समास के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि देखिए समस्त पद है पाप पुण्य, पाप और पुण्य ये विग्रह है। समस्त पद है अन्न जल, अन्न और जल। सीताराम, सीता और राम। खरा खोटा, खरा और खोटा। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। ऋषि मुनि, बैल, गाय और बैल। हाथ पाँव, हाथ पाँव कहते हैं ना, हाथ पाँव फूल जाना, इस तरह से हाथ और पाँव फूल जाना। खाना पीना, खाना और पीना। भला बुरा, भला और बुरा। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि चाय कॉफ़ी ऑप्शनल, जहाँ पर विकल्प होते हैं वहाँ पर या जो विग्रह करने पर या अथवा एवं का इस्तेमाल आपको करना होगा। जैसे कि अथवा में भी हम कह सकते हैं गर्म ठंडा, गर्म अथवा ठंडा। तो इस तरह से ये विग्रह भी आपको याद रखना है। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास ऐसा समास होता है जिसके समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, वह दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह समास बहुव्रीहि समास कहलाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन, शिव, शिव जी का ही कंठ नीला है। यहाँ पर ना तो नीला विशेष है ना ही कंठ विशेष है। ये आपको जब भी कह रहा है कि नीला है कंठ जिसका,
जैसे काफ़ी बार कक्षा में जो बच्चे होते हैं वो शरारत करते हैं ना, तो शरारत में कहते हैं किसी को चिढ़ाना हो तो कह देते हैं कि जिसने नीली शर्ट पहनी है वो ऐसा है। तो नीली शर्ट जिसने पहनी है, वो नीली शर्ट तो किसी और ने नहीं पहनी जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। तो वहाँ पर नीली शर्ट तो मुख्य नहीं है, नीली शर्ट मेन नहीं है, जिसने पहनी है वो मेन है। तो आपको ये याद रखना है, जहाँ पर जो लिखा हुआ है वो मेन नहीं है, जहाँ संकेत किया गया है, जिसकी तरफ संकेत किया गया है, बताया गया है, वो मुख्य है, अन्य पद मुख्य है। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, लंबोदर लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, उदर दशानन दश है आनंद जिसके मुख 10 मुख है जिसके रावण, और महावीर महान वीर है अर्थात हनुमान, चतुर्भुज 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, पीताम्बर पीत है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण, निशाचर निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस, घनश्याम घन के समान श्याम है जो अर्थात कृष्ण। तो श्याम होता है काला, यानी कि बादलों के समान जो काले हैं। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही याद रखना है कि यही जो समास है वो अलग अलग तरीके से आता है। तो वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि कैसे आपको चीज़ों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लेवल पर आपको समाज को समझना कैसे है, क्योंकि पढ़ना अलग चीज़ होती है और प्रेजेंटेशन उसकी अलग चीज़ होती है। जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि हाँ हमें सब कुछ समझ आ गया, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करने लगते हैं, सॉल्व करने लगते हैं, तब हमें पता लगता है कि वो क्वेश्चंस किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। वो डायरेक्ट क्वेश्चन अब नहीं आते हैं जैसे पहले आते थे। आगे देखिए, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर है। कर्मधारय में समस्त पद का एक पद दूसरे पद का विशेषण होता है। इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है। शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ नीलाकंठ बहुव्रीहि में समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विशेषक का संबंध नहीं होता, अपितु वह समस्त पद ही किसी अन्य संज्ञा आदि का विशेषण होता है, यानी किसी अलग की ही विशेषता बताता है। इसके साथ ही शब्दार्थ गौण होता है और कोई भिन्नार्थ ही प्रधान होता है, यानी जो शब्द होते हैं जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वो आपके लिए मुख्य नहीं होते, उनका कोई तात्पर्य नहीं होता। वो शब्द जिसकी ओर संकेत करते हैं वही उसके लिए प्रधान हो जाता है। जैसे नीलकंठ नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो कुछ समास एक ही समास में नहीं आते, जैसे कि दशानन 10 मुखों 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, तो ये बहुव्रीहि समास है। और जैसे कि देखिए नीलकंठ, अब यहाँ पर अगर नीलकंठ, अगर यहाँ पर नीला है जो कंठ विग्रह किया जाएगा तो ये होगा कर्मधारय समास। और नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो ये होगा बहुव्रीहि समास। अगर आपसे पूछा जाए नीलकंठ का विग्रह क्या है, नीलकंठ का समास विग्रह क्या है, तो आपके पास या तो ऑप्शन में होगा नीला है जो कंठ, या ऑप्शन में होगा नीला है कंठ जिसका। अगर एमसीक्यू फॉर्म में होगा तो आपके पास आप पहचान सकते हो कि ये दोनों में ही आ सकता है, इसमें से कोई एक ऑप्शन आपके पास होगा। लेकिन आपसे पूछा जाए नीलकंठ का समास कौन सा है, तो उसमें हो सकता है कि दोनों दिए हुए वो कर्मधारय भी और बहुव्रीहि भी, तो आप उसमें बहुव्रीहि ही सिलेक्ट करेंगे। अगर उसमें बहुव्रीहि नहीं दिया होगा, कर्मधारय दिया होगा, फिर आपके लिए कर्मधारय समास रहेगा। नील है कंठ नीला है जो कंठ, इसका विग्रह भी इस तरीके से होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि समास कौन सा है, ये समास के विग्रह पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा समास है। पीताम्बर दोनों में आता है, पीला है जो अंबर जो अभी हमने पढ़ा था तो वो कर्मधारय समास हो जाता है। तो इसी तरह से हम कहते हैं त्रिलोकी, 3 लोकों का है जो नाथ, त्रिलोकी कौन? शिव। तो त्रिलोकी किसको कहा जाता है? शिव, भगवान शिव। ठीक है, 3 लोकों का समूह तो द्विगु समास हो जाता है, वहाँ पर संख्यावाची आ जाता है। इसी तरह से हम कहते हैं त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम कहते हैं तिरंगा, 3 रंगों का समूह, तो वो द्विगु समास होता है। 3 रंगों का समूह है जिसमें कौन? जो तिरंगा भारत का झंडा जो कि विशेष एक झंडे का के रूप में इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से समास में जो डिफ्रेंशिएट आपको करना है वो आपको समझ आ जाना चाहिए। आगे देखिए,
नए तत्पुरुष समास ये है। नए तत्पुरुष समास ये भी तत्पुरुष समास का ही एक भेद है, जैसे कि कर्मधारय है, द्विगु, और ये है नए तत्पुरुष समास। जिस समास में पहला पद निषेधात्मक हो उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। निषेधात्मकता का मतलब जिसमें अभाव का मीनिंग होता है, जैसे अन्न वाले कुछ शब्द हैं जो कि नए तत्पुरुष में आ जाते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि असभ्य यानी कि नए सभ्य, इनका जो विग्रह होता है वो भी नए लगाकर ही होता है। अनादि नए आदि, अनंत नए अंत, असंभव नए संभव। याद रखिएगा, जैसे हम करते हैं कर्मधारय जो अव्ययी भाव समास में निसंदेह, बिना संदेह, तो हम कहते हैं कि यहाँ भी जो है मतलब निषेध बताया गया है, बिना संदेह नहीं, वहाँ पर संदेह खत्म हो रहा है कि संदेह नहीं है, जबकि है वो नए निषेध बता रहा है। नंत यानी कि नए अंत, असंभव नए संभव। तो जिस भी शब्द में आपको दिखाई देता है और वहाँ पर विग्रह आपको इसी तरीके से करना है। और भी बहुत सारे शब्द हैं, आप देख सकते हैं, वो नए तत्पुरुष समास में आते हैं। अन जो उपसर्ग है से बने शब्द है वो भी नए तत्पुरुष समास में आते हैं। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, इसी प्रकार से अनर्थ, अधर्म, असत्य, असाध्य, अपर्याप्त, अपूर्व, असंभव आदि जो शब्द हैं उसमें नए तत्पुरुष समास होता है। आपको याद रखना है और अन जो उपसर्ग होता है वो नए तत्पुरुष समास है, जबकि आ उपसर्ग जो है वो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे आजीवन, आमरण, आकंठ, ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। इसी से एग्जाम में पूछे गए कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि देखिए, सचेत में कौन सा समास है और होगा। पुरुषार्थ हो युक्त या सावधान, सरस, सतह, सरल, सफल, समय, सपरिवार, सशस्त्र, सनाथ आदि शब्दों में स उपसर्ग अर्थात पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद संज्ञा है, अर्थात यह भी अव्ययी भाव समास के इस प्रकार से आप देखिए कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस या फिर कुछ अलग अलग क्वेश्चंस मैंने आपके लिए हैं और इस तरह से हमारे समास है वो कंप्लीट होते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह से समास पूछे जाते हैं वो आप हैं, तो जो समास पार्ट 2 होगा वो आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो कैसी लगी।